अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 12। ठीक है, वो है वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन इसके बारे में बताया गया है रूल 4 में, इनकम टैक्स रूल्स 2002 के अंदर। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय शैल बी हायर। ठीक है, मतलब अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई रहने के लिए घर दे दिया है, अकोमोडेशन दे दी है, तो उसकी वैल्यू आपने कैसे लेनी है अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में? तो वो आपने हायर वैल्यू लेनी है। नंबर वन, 45% ऑफ मिनिमम ऑफ द टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी और द बेसिक सैलरी। अच्छा, यहाँ पे अब दो चीज़ें आई हैं। 45% किसका ले सकते हो? मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। ठीक है, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी या बेसिक सैलरी इटसेल्फ। अच्छा, अब ये मिनिमम ऑफ टाइम स्केल क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम नीचे दोबारा जाकर डिस्कस करेंगे। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। सिंपल रखते हुए अगर मैं बात करूं तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन जो आपने लेनी है, अगर आपको एम्प्लॉयर ने घर दे दिया है तो वो आपने ऐसे लेना है कि हायर वैल्यू पिक करनी है बेसिक सैलरी के 45% की, और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉयर had no accommodation has been provided। या आपको अगर एम्प्लॉयर ने कहा है कि यार आप घर ना लोगे तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, तो उन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी 45% बेसिक सैलरी, या अगर वो आपको घर आप ना लेते और वो आपको कोई खास अमाउंट दे रहा होता, ठीक है, उसकी वैल्यू को कंपेयर करो। दोनों की वैल्यू को कंपेयर करने के बाद जो हायर वैल्यू होगी उसको आपने वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन की सूरत में अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर लेना है। ठीक है, अब एम्प्लॉय के अंदर इवन डायरेक्टर भी इंक्लूडेड है। एम्प्लॉय इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये भी इंक्लूडेड है एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, मतलब अगर एक डायरेक्टर को भी ये सहूलत मिल रही है कि उसको कंपनी की तरफ से घर मिला हुआ है, या उसको घर ना लेने के बदले जो है वो कुछ खास पैसे दिए जा रहे हैं अकोमोडेशन के लिए, तो उन दोनों में से देखो कि हायर वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपने ले लेनी है अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाके हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट फॉर स्टूडेंट, इफ अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉयर हैड नो अकोमोडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, मतलब ये सेकंड पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, नॉट गिवन इन एग्जाम, अगर ये वैल्यू ना दी गई हो, ये वाली वैल्यू, ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? Then we will compare 45% बेसिक सैलरी विद द फेयर मार्केट रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू में देखा जाए इस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है उसके साथ। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं कि ये एक घर है। ठीक है, ये घर जो है, ये एक एम्प्लॉय हैं, उनको कहा गया है कि हम आपको ये घर देंगे क्योंकि आप हमारे पास जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ये घर दिया गया है एम्प्लॉयर की तरफ से। अच्छा, अब एम्प्लॉय ने ये घर ले लिया है और वो इसमें रहना शुरू हो गया। अच्छा, ये घर इसके नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ इसको रहने के लिए दिया गया। जब ये जॉब छोड़ेगा तो इससे घर वापस ले लिया जाएगा। आप देखें कि कुछ इस तरह की कंपनीज होती हैं, जैसे टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक जो है ना एम्प्लॉयज़ के लिए एक साइड से रहने के लिए, रिहाइश के लिए कॉलोनी बनाई होती है। वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो घर मिल रहे होते हैं। ठीक है, इवन कि मेरे अपने फादर टेक्सटाइल मिल में जॉब करते थे, और मेरा सारा बचपन इसी तरह के घर में गुजरा है। ठीक है, जहाँ पे हमें एक घर दिया गया था उस टेक्सटाइल मिल की तरफ से, ठीक है, कॉलोनी के अंदर, और वहाँ पे हम रहते थे। अब ये घर अगर इस बंदे को मिला है रहने के लिए, तो अब हमने इसकी, इस बंदे की सैलरी इनकम के अंदर क्या वैल्यू ऐड करनी है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या अगर एम्प्लॉयर ने कहा है कि भाई अगर आपने ये घर नहीं लेना, ठीक है, तो मैं आपको इतना रेंट पे कर देता हूँ, आप अपनी मर्जी से घर ले लो, अगर वो वैल्यू गिवन हो जैसा कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो वैल्यू नहीं गिवन तो फिर हम देखेंगे कि ये घर मार्केट में कितने का
रेंट पे दिया जा रहा है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है जिसके ऊपर ये रेंट आउट हो रहा है। से कि वो रेंट आउट हो रहा है 30,000 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ। तो अब आपने इसको 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे साल की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है और 45% ऑफ बेसिक सैलरी लेना है और फिर कंपेयर करना है कि क्या वैल्यू जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, अभी तक हमने जितना टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर पढ़ा है ना, इसमें बहुत सी चीजें हैं और बहुत सी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। हमने यहाँ पे अलाउंसेस पढ़ लिए, हमने यहाँ पे रीइंबर्समेंट पढ़ ली, हमने यहाँ पे डिफरेंट पर्क्स पढ़ ली। अब इन चीज़ों को याद रखना है, इनको ट्रीट कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर वो भी याद रखना है। अभी तो हम छोटी छोटी एग्जांपल्स कर रहे हैं जहाँ पे कोई एक खास जो है ना चीज़ होती है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो शायद साथ साथ पढ़ते हुए वो डिस्कस करना बहुत आसान आपको लग रहा होगा। लेकिन जब एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन हो जिसके अंदर सैलरी इनकम के डिफरेंट एडजस्टमेंट्स बताई गई हों, डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी गई हों, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें याद रखनी होंगी, तब आप इस काबिल होगे कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सको। जैसे अब ये वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन है, तो इसके अंदर देखें कितने डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मतलब पहले पॉइंट के अंदर मिनिमम टाइम स्केल जो है, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी, ये और बेसिक सैलरी, इन दो चीजों का जिक्र हो गया। अब हो सकता है क्वेश्चन में मिनिमम ऑफ टाइम स्केल भी दिया हो, बेसिक सैलरी भी दी हो, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल क्या होता है ये आगे चल के भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, इन दोनों चीजों को आपने याद रखना है। फिर इसको कंपेयर किसके साथ करना है। नंबर वन ऑप्शन तो ये है कि अगर आपको एम्प्लॉयर कहे कि भाई अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते तो मैं इतना आपको रेंट की सूरत में पैसे दे दूंगा, ठीक है, आप कहीं और घर ले लो अगर आप इस घर में नहीं रहना चाहते, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अगर ये नहीं गिवन और ये गिवन है कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है जिस घर को आपको रहने के लिए दिया गया है, तो फिर उसके साथ कंपेयर करना है। सो मल्टीपल चीजें हैं, सिर्फ इस एक पॉइंट के अंदर आप देखो कि कितनी मल्टीपल चीज़ें। सो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे या आपको मैं प्रैक्टिसिंग मटेरियल दूंगा, तो इंशाल्लाह ये आपकी जो मेमोरी है ये रिफाइन होती जाएगी। आपको ये चीज़ें जो है ना वो याद रखने में आसानी होगी जब आप अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अच्छा, अब आ जाते हैं मिनिमम ऑफ टाइम स्केल क्या होता है। मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ये होता है, इट इज द अमाउंट फ्रॉम वेयर द सैलरी स्केल ऑफ एम्प्लॉय स्टार्ट, ठीक है। ये एक अमाउंट होती है जहां से एम्प्लॉय की सैलरी स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की सैलरी स्टार्ट हुई 5,000 से, जब उसने ज्वाइन किया कंपनी को तो 5,000 उसकी सैलरी थी, ठीक है। उसको कहा गया कि हम हर साल जो है ना आपकी सैलरी 1,000 से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हर साल इंक्रीमेंट कितना लगेगा, 1,000 से। तो ये इंक्रीमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये स्टार्टिंग सैलरी जब आपने जॉब स्टार्ट की वो ये आपका हर साल का इंक्रीमेंट, ठीक है। इसके लिए टाइम स्केल जो है वो बताया गया है कि 7,000 है, मतलब हर साल इंक्रीमेंट लगेगा 1,000 का, लेकिन मैक्सिमम आपकी जो सैलरी जाएगी वो जाएगी 7,000 पर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट बताई गई है। तो आपकी सैलरी जब 7,000 पे पहुंच जाएगी तो वो रुक जाएगी। फॉर एग्जांपल, टैक्स ईयर 2021 में आपने एक कंपनी ज्वाइन की, आपकी सैलरी थी 5,000, ठीक है। आपको कहा गया कि हर साल इसमें इंक्रीमेंट लगेगा। टैक्स ईयर 2022 के अंदर ये होगी 6,000। टैक्स ईयर 2023 के अंदर ये होगी 7,000। अब टैक्स ईयर 2024 में जाके इसको हो जाना चाहिए था 8,000, क्योंकि हर साल 1,000 का इंक्रीमेंट लग रहा था, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 7,000। तो 2024 के अंदर ये सिर्फ 7,000 ही रहेगी, ठीक है। एंड सो ऑन इसी तरह चलती रहेगी, ठीक है। इट इज द अमाउंट फ्रॉम वेयर द सैलरी स्केल ऑफ एम्प्लॉय स्टार्ट, ठीक है। 5,000, 1,000, 7,000 means salary will starts with 5,000 with an increment of 1,000 per annum। हर साल उसमें 1,000 का इंक्रीमेंट लगेगा अप टू मैक्सिमम ऑफ 7,000, और वो 7,000 तक जा सकेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 7,000 है। या 7,000 की जगह जो है वो 15,000 भी हो सकता था। तो 15,000 जब तक ना होते हर साल 1,000 का इंक्रीमेंट लगता रहता,
जब आप 15,000 की मैक्सिमम लिमिट को टच कर लेते, उसके बाद जितने भी साल आते तो उसमें इंक्रीमेंट नहीं लगना था, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ तक ही आपकी सैलरी जानी थी। ठीक है, तो ये है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। अगर ये क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर आपने इसको 45 से मल्टीप्लाई करना है, 45% से, और फिर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक पॉइंट है, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को जो है ना वो हमने बाद के लिए रखा हुआ है। इसमें कहा गया है वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिजिबल। ठीक है, 30% देन इज अबव प्रोविजन, 45% विल बी रिप्लेस बाय 30%। ठीक है, अगर हाउस रेंट एडमिजिबल हो तो फिर आपने 30% लेना है यहाँ पे 45% की जगह पे। ठीक है, तो ये आगे चल के हम करेंगे, ये जनरल रूल नहीं है, ये सर्टेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लगाया गया है, और ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे चल के हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी आगे मूव करते हैं, अब एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ आए। अच्छा, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, ये एम्प्लॉय है मिस्टर बी। ठीक है, ये मिस्टर बी है। ठीक है, इसकी शक्ल मैंने ऐसे बना दी। बेसिक सैलरी इसकी है 1 लाख रुपया पर मंथ, महीने की सैलरी इसको 1 लाख रुपया मिलती है। एम्प्लॉयर हैव प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद 2 ऑप्शंस, एम्प्लॉयर ने ना एम्प्लॉय को 2 ऑप्शंस दे दी। उसने कहा पहली ऑप्शन तो ये है कि ईदर आई विल प्रोवाइड यू हाउस इन फैक्ट्री प्रेमिसेस, हमारी फैक्ट्री में ना रिहाइश के लिए हमारा जितना भी स्टाफ है उसके लिए घर बने हुए हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं तुम्हें फैक्ट्री की ही प्रेमिसेस में, फैक्ट्री की ही चार दीवारी में एक घर दे दूं। ठीक है, या आई विल गिव यू हाउस रेंट अलाउंस 50,000 पर मंथ, या तुम मेरे से क्या करो 50,000 पर मंथ ले लो एज हाउस रेंट अलाउंस, और जहाँ पे रहना है रह लो। जैसे हमने अलाउंसेस के बारे में पढ़ा है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद 2 ऑप्शन है मिस्टर बी के पास, या तो वो यहाँ से चलता है और इस घर में रहना शुरू कर दे, या वो क्या करे, वो 50,000 ले ले और अपनी मर्जी का कहीं घर ले ले, या इसके पास शायद खुद से घर। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है, इस केस के अंदर ये होता है कि एम्प्लॉय ये देखता है कि यार घर में रहना ज़्यादा फायदेमंद है। देखो प्रेमिसेस के अंदर नॉर्मली घर देरी होती है, फैक्ट्री तो आपको बड़े करीब से आना पड़ता है, लोगों के लिए ये बेहतर होता है कि यार वो वहाँ पे रह लेंगे, उनका पेट्रोल का खर्चा बचेगा अगर अच्छा किस्म का घर दिया जा रहा हो। तो ये मिस्टर बी अपनी वाइफ से डिस्कस करेगा कि ये घर लेना है या ये अलाउंस लेना है। ठीक है, अच्छा, अब एम्प्लॉय हैज़ ऑप्टेड फॉर होम, ये अपनी वाइफ के साथ आया, इसने उसको घर दिखाया, घर बहुत अच्छा था, तो उसने कहा कि भाई मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये घर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है हमने, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, हमने उसकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना है, किसकी, ये जो मिस्टर बी मैंने बनाया। तो मिस्टर बी जो है, टैक्स ईयर हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसके हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी जो है वो है 1 लाख पर मंथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 के साथ, तो 12 लाख आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसकी बेसिक सैलरी का जो है वो आ गया कि इसकी बेसिक सैलरी जो है वो बताई गई थी क्वेश्चन के अंदर, उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया, उसकी पूरे साल की सैलरी आ गई। अच्छा, अब हमने अकोमोडेशन प्रोवाइडेड जो है उसकी कैलकुलेशन करनी है। जो एम्प्लॉयर ने घर दिया हुआ है उसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया है, उसको बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो उसकी सैलरी इनकम में कुछ ना कुछ बेनिफिट के अगेंस्ट तो हमें ऐड करना पड़ेगा। इस घर के बदले में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको घर दिया गया फैक्ट्री के अंदर ही रिहाइश के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक कंपेरिजन करना है। नंबर वन, 45%, ये हमने हायर वैल्यू लेनी है। ठीक है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड की वैल्यू जो है हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, तो इसकी बेसिक सैलरी हमारे पास कितनी आ रही है पूरे साल की, वो आ रही है 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 45%। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 5,40,000। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे एक और अमाउंट के साथ, वो है जो कि एम्प्लॉय
को मिलनी थी एम्प्लॉयर की तरफ से अगर वो ये पहले वाली ऑप्शन घर वाली सिलेक्ट ना करता, ठीक है। अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, ठीक है, वो कितनी थी, उसने कहा था कि 50,000 ले लो हर मंथ और अगर ये घर नहीं लेना। 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 6 लाख रुपए। अब इन दोनों में से हायर कौन सी है? इन दोनों में से हायर है 6 लाख, तो हम ये 6 लाख को इसकी सैलरी इनकम का पार्ट बना देंगे। तो इसकी टैक्सेबल सैलरी इनकम जो बन गई वो बन गई 18 लाख रुपए, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सैलरी इनकम का, उसके अंदर ये एक पार्ट के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है अकोमोडेशन के बारे में, ठीक है। तो ये वही आ गया, बेसिक सैलरी उसकी जो है वो 12 लाख रुपए है, ठीक है। बेसिक सैलरी 12 लाख रुपए है। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड हायर ऑफ ले लेंगे 45% बेसिक सैलरी, या अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, ठीक है। और 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 6 लाख, तो इनमें से 6 लाख हायर था, तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई? 18 लाख रुपए बन गई। एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में ये कहा जा रहा है कि बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज ₹1 लाख पर मंथ, ठीक है। एम्प्लॉयर हैव प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद अ होम, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। अब इसमें दो चीजें हमें बताई ही नहीं गई। एक तो एम्प्लॉयर की जानब से कोई और ऑप्शन नहीं रखी गई कि अगर तुम ये घर नहीं लेते, ठीक है, तो मैं आपको कोई हाउस का अलाउंस दे दूं रहने के लिए, ठीक है, वो वैल्यू नहीं दी गई। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कोई फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं दी गई, जिस घर में ये रह रहा है उसका रेंट मार्केट में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे सिंपल एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है और उसको घर प्रोवाइड किया गया। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो बेसिक सैलरी ले लेंगे, 1 लाख रुपया है तो 12 से मल्टीप्लाई करके 12 लाख रुपया बन जाएगा। दूसरे नंबर पे अकोमोडेशन प्रोवाइडेड जो है वो कितनी है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम इस 45% ऑफ बेसिक सैलरी को किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करें। तो हम सिंपल इसको 45% ऑफ 12 लाख के साथ ही लेके जाएंगे इसकी सैलरी इनकम के अंदर, ठीक है। तो इसकी टैक्सेबल इनकम बन गई 17,40,000 रुपये। सो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि उसको घर दिया गया है या उसमें घर की ऑप्शन चूज की है, साथ उसके पास एक और ऑप्शन थी कि अगर आपने घर में नहीं रहना तो मैं आपको अलाउंस की सूरत में कुछ पैसे दे दूंगा, आप जहां मर्जी घर ले लो रेंट पे, आपको अलाउंस मिलता रहेगा। तो फिर आपने कंपैरिजन किस किस के दरमियान में करना है? 45% ऑफ बेसिक सैलरी एंड जो आपको अलाउंस मिल रहा था उसके साथ, ठीक है, पूरे साल का जो अलाउंस बनता था उसके दरमियान कंपैरिजन करना। अच्छा, अलाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट क्या है, वहां पे उस घर के रहने के लिए जो मार्केट में किराया चल रहा है वो कितना है। फिर आप कैसे कंपैरिजन करोगे? 45% ऑफ बेसिक सैलरी, उसका कंपैरिजन करोगे जो मार्केट वैल्यू है रेंट की, फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसके साथ, और जो हायर होगी वो वैल्यू ले लेनी। लेकिन क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें नहीं बताई गई कि कोई और उसको ऑप्शन दी गई है अलाउंस वगैरह की, वो भी नहीं बताया गया, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ जो है रेंट वो भी नहीं बताई गई। तो फिर आपने सिंपल 45% ऑफ बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है और वो उसकी सैलरी इनकम में ऐड कर देनी है, ठीक है। एज अ जनरल रूल, हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड if no accommodation has been provided is added in a salary, ठीक है। the later one is not given, यहाँ पे कुछ भी नहीं वो बताया गया, hence I am only adding 45% of basic salary, so हम 45% of basic salary ही ले रहे हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। an employee is paid a basic salary of 90,000 per month, ठीक है। employer have provided the employee with a furnished house, उसने अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने एक फर्निश्ड घर दे दिया गया है, उसमें सारा कुछ पहले से होगा, फर्नीचर वगैरह पहले से पड़ा हुआ होगा, हमें उससे लेना देना कोई नहीं है, घर मिल गया उसको, घर की हमने ट्रीटमेंट देखनी। द हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अच्छा, एम्प्लॉयर ने खुद घर जो है वो ओन भी नहीं कर रहा, मतलब उसकी फैक्ट्री में ये बना नहीं हुआ, उसने कहीं बाहर से उसको लेके दे दिया घर, वो खुद उसका ओनर नहीं है, ठीक है, कंपनी का घर नहीं है वो, कोई मसला नहीं है। हमें ये बताया गया है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस जो है ना वो है 32,000 पर मंथ, लेकिन उस
घर का जो एम्प्लॉय को दिया गया, एम्प्लॉयर की तरफ से फर्निश घर, उसका जो मार्केट में रेंट चल रहा है वो ठीक है, जो फेयर रेंट चल रहा है वो है 32,000 पर मंथ। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये करना है कि बेसिक सैलरी ले ली 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारे पास आ गया 18 लाख। अब हमने जब अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी है तो वो हायर ऑफ होगी 45% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, 45% बेसिक सैलरी, ये आई थिंक गलती हुई है, इधर आएगा। और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे हमने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट लिख ली 32,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ गया। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है उसको हम इसकी सैलरी इनकम में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम इसकी इतनी बनी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं। मिस्टर मथीर, ठीक है, इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी। ठीक है, एक ये मिस्टर है मथीर, जो भी हैं ये हैं एम्प्लॉय एबीसी कंपनी के। ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्स ईयर 2011। आपके पास वो आया है, उसने आपको टैक्स ईयर 2011 की कुछ डिटेल प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, उसने बताया है कि ही ज्वाइंट ऑन अगस्त, यकम अगस्त 2010, उसने यकम अगस्त 2010 को एबीसी कंपनी को ज्वाइन किया था। हिज बेसिक सैलरी पर मंथ इज 40,000। उसको बेसिक सैलरी जो मिल रही है वो है 40,000। एजुकेशन अलाउंस एंड इंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ, उसको एजुकेशन और इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहे हैं, वो कितने हैं? 5,000 मिल रहा है उसको एजुकेशन का, एंड 6,000 उसको मिल रहा है इंटरटेनमेंट का। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में एजुकेशन और इंटरटेनमेंट लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में इनके जो अलाउंसेस हैं उनकी वैल्यू भी लिखी गई है। अच्छा, उसके बाद है एम्प्लॉयर हैज ऑफर्ड टू ऑप्शन, इधर टू टेक होम, उसको कहा गया या तो घर ले लो, और टेक अ मंथली कैश अलाउंस, 20,000 रुपये का अलाउंस ले लो। ठीक है, और खुद घर ले लो जहाँ लेना है। अच्छा, ये जो बंदा था इसने ऑप्शन कौन से सेलेक्ट की? इसने कहा मैं घर लूंगा। ठीक है, ही इज अलाउड टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वाटर फैसिलिटी इन द होम ऑन नॉमिनल अमाउंट ऑफ 1,000 रुपये पर मंथ, जो कि वो चार्ज कर रहा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने उसको कहा भाई घर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, दो ऑप्शन है, घर ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट घर ले लो, या अगर घर नहीं लेना तो 20,000 रुपये हर मंथ मेरे से लेते रहना एज अलाउंस, और घर जहाँ पे लेना ले लो। ठीक है, साथ साथ वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें अलाउ करूंगा कि तुम बिजली भी यूज करो, टेलीफोन भी यूज करो, और वाटर भी यूज करो। ठीक है, इसके बदले बस तुमने मुझे क्या करना है, 1,000 रुपया पर मंथ जो है ना वो देना है, और 1,000 दे के तुम फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और वाटर फैसिलिटी यूज कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि वो जितना मर्जी यूज करे, उसने सिर्फ 1,000 पर मंथ देना है अपने एम्प्लॉय को। However, ही पेज गैस बिल हिमसेल्फ, लेकिन उसने कहा कि देखो गैस का बिल जो है ना ये मैं नहीं पे करूंगा। एम्प्लॉयर ने कहा गैस का बिल मैं नहीं पे करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और वाटर का बिल जो है वो मैं पे करूंगा, तुम सिर्फ मुझे 1,000 रुपया जो है ना, 1,000 रुपया आपने मुझे दे देना। ठीक है, और जो गैस का बिल है वो मैं नहीं पे करने जा रहा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर 2011 वो कितने थे? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 20,000 का, टेलीफोन का बिल आ गया 30,000 रुपये का, गैस का बिल आ गया 10,000 रुपये का, और वाटर का बिल आ गया 6,000 रुपये का। ये पुराने दौर की बात है, 2011 की बात हो रही है, तब इतने ही आते होंगे, तब टेलीफोन महंगा हुआ करता था बिजली से। ठीक है, तो उसका ज़्यादा बिल आया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है किसकी? माथिर जो भी है ये बंदा, इसकी टैक्सेबल इनकम हमने कैलकुलेट करनी है। सो अब मैं आपको ये कहूँगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है और खुद से इसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके खुद से ज़रा वर्किंग कर लें, उसके बाद दोबारा वीडियो को प्ले कीजिएगा, तो फिर हम इसको करते हैं। अच्छा चलें, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास जो अभी हम एग्जांपल्स कर रहे होते हैं ना, नॉर्मली इन एग्जांपल्स के अंदर हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं।
लेकिन आपको हो सकता है कि टैक्सेबल इनकम के साथ लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी पड़े। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें हेड ऑफ इनकम सैलरी के साथ डिफरेंट अदर हेड ऑफ इनकम्स भी आ रहे होंगे और अल्टीमेटली आपने उसकी क्या करनी होगी, टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी होगी। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस किया करें। जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा रहा होता हूँ, जो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, आपने उसकी टैक्सेबल इनकम तो शायद मैं यहाँ पे साथ ही कैलकुलेट कर दूँ, आपने साथ ही वीडियो को रोक के उसकी जो है ना वो टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम जो है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसकी। तो सबसे पहले तो बेसिक सैलरी की बात कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी। सो बेसिक सैलरी कितनी है जी? इसकी बेसिक सैलरी है इसकी 40,000। अच्छा, आपने जब क्वेश्चन इस तरह सोल्व करना होता है ना, तो आपने भी जो जो फिगर्स आपको नजर आ रही है ना, वो आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन पढ़ते हुए और उनको हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, वो साथ साथ ये भी आपने अपने माइंड में बताते जाना है, मतलब ये किस चीज़ के अगेंस्ट है। जैसे आप यहाँ पे बेसिक सैलरी की बात हो रही है, इसको अंडरलाइन कर लें और अमाउंट को अंडरलाइन कर लें, ताकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको आसानी होगी। 40,000 इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ? मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो नहीं, ये चीज़ भी आपने पहले से हाईलाइट करनी थी। जैसे ये मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है ताकि मैं जब ये पढ़ूँ तो मुझे पता चले। ये भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि 2011 टैक्स ईयर की बात हो रही है। इसमें ज्वाइन कब किया है? 1 अगस्त 2010 से। इसका मतलब ये है कि जुलाई का पूरा महीना जो है वो जॉब में नहीं था। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, सो अब इसने 11 महीने काम किया है, ना के 12 महीने। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पूरी अटेंशन के साथ क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे होते, या उसमें पढ़ते हुए तो वो शायद अपने माइंड में सोच लेते हैं, लेकिन जब सॉल्व करने के लिए आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि ये 12 मंथ नहीं है। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। 11 मंथ है। ठीक है, सो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4,40,000। ये इसकी बेसिक सैलरी होगी। अच्छा, उसके बाद इसको क्या मिल रहा है? एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है और इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, तो एजुकेशन अलाउंस कितना है? एजुकेशन अलाउंस हमारे पास आ रहा है कि उसको 5,000 मिल रहा है हर महीने। तो जब इसने जो ज्वाइन की होगी उसके बाद ही मिला होगा, तो ये भी 11 महीने का हम कैलकुलेट करेंगे। ये बन गया 55,000। ठीक है, उसके बाद इसको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, खाने पीने का अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, कोई भी इंटरटेनमेंट अगर ये करना चाहता है तो कर सकता है। उसके लिए इसको हर मंथ 6,000 मिल रहे हैं और ये भी 11 महीने इसको मिले होंगे। तो ये बन गया 66,000। ठीक है, अब बात आ जाती है अकोमोडेशन फैसिलिटी की। ठीक है, और ये हमने लेनी है हायर ऑफ। ठीक है, ये अकोमोडेशन की आप अलग से भी वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, से हम यहाँ पे हायर ऑफ की जगह पे वर्किंग 1 लिख देते हैं और यहाँ पे हम वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अकोमोडेशन जो है वो होगी हायर ऑफ। ठीक है, नंबर 1 45% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो कितनी है? वो है जनाब, ये ये बेसिक सैलरी थी, मल्टीप्लाई बाय 45%। तो ये हमारे पास जो है वो आगे वैल्यू इसकी 1,98,000। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमने इसको कंपेयर करना है, जो इसको ऑप्शन दी गई है कि अगर इसको ये ऑप्शन सेलेक्ट ना करता कि ये घर लेता, तो इसको कितने पैसे दिए जाने थे अलाउंस की सूरत में घर लेने के लिए। ठीक है, अमाउंट डेट वुड हैव बीन गिवन या प्रोवाइडेड, वो कितने हैं? वो इसको मिलना था 20,000 का अलाउंस मिलना था। ठीक है, 20,000 का अलाउंस मिलना था और वो 11 महीने मिलना था, क्योंकि इसने जो भी 11 महीने पहले स्टार्ट की है, तो वो बन जाना था 2,20,000। ठीक है, अब इन दोनों में हमने कंपैरिजन करना है, इसमें और इसमें, कि इनमें से हायर कौन सा है। तो 2,20,000 हायर है। ठीक है, जो वो उसको अलाउंस दे रहा था। तो हम यहाँ पे अकोमोडेशन के सामने लिख देंगे 2,20,000। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब उसकी बात आती है कि उसको कुछ यूटिलिटीज दी गई। ठीक है, जो कि एक्सक्लूडिंग गैस थी।
मुझे बताएं कि क्या गैस के बिल में कोई उसको बेनिफिट मिला एम्प्लॉयर की तरफ से? नहीं मिला। गैस का बिल उसने कहा था भाई तुम्हें खुद पे करना है, तो वो खुद करता रहे। हमने तो पढ़ा है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कोई भी जो है वो डिडक्शन अलाउड नहीं है, एक्सपेंस को लेस करना अलाउड नहीं है। तो गैस का बिल बेशक एम्प्लॉय ने खुद पे किया हो, उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। इवन कि हमारे पास अगर उसका बिल भी आया हुआ है गैस का कि 10,000 उसने पे किया, लेकिन इस केस में क्योंकि गैस के सिलसिले में कोई भी एम्प्लॉय ने उसको बेनिफिट नहीं दिया, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो यूटिलिटीज एक्सक्लूडिंग गैस जो है वो उसको कितना मिला है? ठीक है, तो वो उसको मिला है जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिजली जो है, बिजली का उसको कितना फायदा हुआ? बिजली का पूरे साल का बिल आया था, एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल्स ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2011 वो आया था 20,000। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन का कितना बिल आया था? 30,000। ठीक है, उसके बाद गैस तो हमने लेनी नहीं है। वाटर का कितना बिल आया था? गैस का तो क्योंकि वो बिल पे नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर आपका, ये आ गया 6,000। ठीक है, अब एक और बात थी जो यहाँ पे आपने लिखनी थी। उसने कहा था ये मैं सारी फैसिलिटी दूंगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी भी दूंगा, टेलीफोन भी दूंगा, वाटर फैसिलिटी भी दूंगा, लेकिन आपको नॉमिनल सी अमाउंट देनी पड़ेगी 1,000 रुपये पर मंथ अपने एम्प्लॉयर को। ठीक है, तो अब इसमें से हम लेस कर लेंगे पेड टू एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर को कितनी वैल्यू पे की एम्प्लॉय ने। ठीक है, 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो 11,000 एम्प्लॉय ने दिए। सो यूटिलिटीज में हमने पढ़ा था कि जो भी आपका एक्चुअल में आया है बिल, ठीक है, और उसमें से हम लेस कर देंगे अगर आपने कोई अमाउंट पे किया है। तो ये बिल आए थे एक्चुअल में, इसमें से हमने ये लेस कर दिया तो 45,000 बचा। ये 45,000 इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। सो हमने बेसिक सैलरी भी ले ली, एजुकेशन अलाउंस ले लिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लिया, अकोमोडेशन में हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी, और जो उसके बाद दूसरी ऑप्शन थी अलाउंस लेने की, उन दोनों में कंपैरिजन किया, उसमें से जो हायर था वो ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने यूटिलिटीज का जो बेनिफिट मिला उसके अगेंस्ट अगर उसने एम्प्लॉय ने कोई पेमेंट की, उसको उसमें से लेस करके बाकी जो वैल्यू बची वो भी ले ली। अब हमारे पास इसकी जो टैक्सेबल इनकम बन गई वो बन गई 8,26,000। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन था। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आपके पास। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। बेशक वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। मिस्टर ओजैर इज एम्प्लॉय ऑफ पिंक पैंथर कंपनी। पिंक पैंथर कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ही हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ 2011। ही ज्वाइंट ऑन सितंबर 1 2010, इसने ज्वाइन किया था। हिज बेसिक सैलरी पर मंथ वाज 40,000 एंड एजुकेशन अलाउंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस को 5,000 और 6,000 मिले। Employer has offered two options to him, ठीक है, either to take home in factory premises or take monthly cash allowance of ₹20,000। ठीक है, Mr. Ozair has opt for monthly cash allowance। उसने क्या किया, उसने अब ऑप्शन वो नहीं सिलेक्ट की कि वो घर लेगा, उसने क्या किया, उसने घर के बदले में अलाउंस ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करी। बात यह है कि हमने जो अकोमोडेशन वाली फैसिलिटी की कैलकुलेशन करना सीखी है वो सिर्फ उस सूरत में करनी है जब एम्प्लॉय सिलेक्ट कर ले कि उसने घर लेना है, तो फिर वो सारी ट्रीटमेंट है। अगर वो ये सिलेक्ट कर ले कि उसने कैश अलाउंस लेना है, तो फिर तो वो सिंपल अलाउंस है, फिर तो कंपैरिजन ही नहीं करना। ठीक है, ये बात याद रखें। अभी जो हमने पॉइंट 12 पढ़ा था, ये इसकी जितनी भी ट्रीटमेंट पड़ी है ये सिर्फ उस सूरत में पड़ी है जब एम्प्लॉय जो है वो ये सिलेक्ट करे कि उसने घर लेना है, अकोमोडेशन लेनी है। अगर वो अकोमोडेशन नहीं लेता और वो चूज कर लेता है अलाउंस, तो अलाउंस की ट्रीटमेंट तो हम पहले स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, वो तो चुप करके सैलरी की इनकम में ऐड हो जाता है, फिर तो वो क्वेश्चन ही नहीं आता 45% वाला। ठीक हो गया, क्लियर? याद रखना है ये पॉइंट 12 तब एप्लीकेबल होगा जब आप अकोमोडेशन की फैसिलिटी ले लोगे, आप घर ले लोगे उससे, तब इसकी ट्रीटमेंट है। ठीक है,
ये एक फैसिलिटी आपको मिल गई, ये एक किस्म का आपको पर्क मिल गया कि आपको घर दे दिया एम्प्लॉयर ने खुद से। अगर ये नहीं लिया और आप अलाउंस की तरफ चले गए, आपने ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर ली कि मैं अलाउंस ले लूंगा, तो फिर तो वो सिंपल अलाउंस है, अलाउंस की ट्रीटमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम इसकी कैलकुलेट करते हुए हम करेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इसकी 40,000 थी। ठीक है, और इसने ये जो है ज्वाइन किया था 1 सितंबर। ठीक है, तो जुलाई का पूरा महीना इसने काम नहीं किया, अगस्त का पूरा महीना काम नहीं किया, तो 10 महीने ये एम्प्लॉयमेंट में रहा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल के हमारे पास बेसिक सैलरी आ गई 4 लाख रुपया। एजुकेशन अलाउंस उसको मिला 5,000, ये भी 10 महीनों के लिए मिला होगा 50,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस उसको मिला 6,000, ये भी 10 महीनों के लिए मिला होगा 60,000। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस जो है उसको दिया गया, क्योंकि उसको दोनों ऑप्शन दी गई थी, घर ले लो। अगर वो घर ले लेता तो हमारी सारी यहाँ पे कैलकुलेशन ही चेंज हो जाती, हम 45% का कंपैरिजन करते इस अमाउंट के साथ। बट इसने क्या सिलेक्ट किया, इसने कहा मैं कैश अलाउंस लूंगा, मुझे आपका घर फैक्ट्री में जो है वो पसंद नहीं आया, मैं कहीं बाहर घर लूंगा। तो अब हम सिर्फ अलाउंस लेंगे, 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 2 लाख रुपया आ गया। तो इसकी टैक्सेबल इनकम जो बन रही है वो 7,10,000 रुपया बन रही है। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये भी एक जो है ना वो हो गया क्लियर आपके एक एग्जांपल के साथ, कि अगर वो चूज कर ले अलाउंस को इंस्टेड ऑफ टेकिंग दी अकोमोडेशन फैसिलिटी, तो फिर हमने क्या करना है, हमने चुप करके अलाउंस की वैल्यू को अपनी सैलरी इनकम के अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, अब आपके पास ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आपका टास्क क्या है कि आज का आपका होमवर्क है कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन आपने मुझे ये सेंड करना है इसका सोल्यूशन। ठीक है, और ये लाजमी करना है आपने। ठीक हो गया, तो इसकी पिक्चर ले लो आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आज का आपका होमवर्क है, इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ हायरिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सेल्फ हायरिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ एम्प्लॉय और हिज स्पाउस owns a house which is given on rent to the employer, ठीक है, and employer has provided the same house to employee as rent free accommodation, then it will have twofold effect। अब इस चीज को जरा समझें, ये है एम्प्लॉय। ठीक है, ये इसका अपना घर है, मतलब ये इस घर में खुद रह रहा है। ठीक है, एक एम्प्लॉयर है, इस एम्प्लॉयर ने एक जॉब ऑफर की, मतलब जॉब का एड चलाया कि भाई जो मेरे पास जॉब करेगा मैं उसको बेसिक सैलरी इतनी दूंगा, ये दूंगा, सारा कुछ दूंगा। इसने कहा साथ में उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दूंगा, मतलब मैं उसको रहने के लिए घर भी दूंगा, जो भी हम 12.12 के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी ऑफर के अंदर शामिल था। एम्प्लॉय ने यहाँ पे अप्लाई किया और इसको सिलेक्ट कर लिया गया। अब बात आई, सैलरी पे एम्प्लॉय को कोई मसला नहीं है, बाकी चीज़ों के ऊपर इसको जो जो मिल रहा है उसके ऊपर इसको कोई मसला नहीं है। बात आई कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की, तो एम्प्लॉय ने कहा सर देखें मेरे पास अपना घर है, तो ये वाले पैसे तो फिर मेरे मारे जाएंगे ना, मुझे एक फैसिलिटी मिल रही थी, आप मुझे फ्री में घर दे रहे थे, ये जो मुझे बेनिफिट मिलना था कि आपकी तरफ से रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलनी थी, ये तो मेरी चली गई अब। ठीक है, आप मुझे, अगर मेरे पास अपना घर ना होता तो आप मुझे कहीं ना कहीं घर लेके देते, या आपके पास घर होता वो मुझे यूज़ करने के लिए देते। अब मैं वो फैसिलिटी अवेल नहीं कर पा रहा, तो मुझे तो ये चाहिए, मैंने तो जॉब पे अप्लाई तब किया था ये सारी फैसिलिटीज़ को पढ़ के, तो सर ये बेनिफिट तो मुझे चाहिए चाहिए। सो एम्प्लॉय ने क्या कहा कि भाई ये घर किसके नाम है? इसने कहा ये घर मेरे नाम है, या ये भी कह सकता है मेरी बीवी के नाम है। ठीक है, और अगर ये लड़की होती तो ये कह सकती थी मेरे हस्बैंड के नाम है, लेकिन हमारे पास अपना घर है। तो एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई ये घर तुम मुझे रेंट पे दे दो। ठीक है, ये रेंट पे दे दो, मैं तुम्हें इसी घर में रहने की इजाज़त देता हूँ, ये तुम्हारे लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन होगी। इसका मतलब क्या है? एक बेनिफिट एम्प्लॉय को ये मिल रहा है कि उसको फ्री में रहने को घर मिल रहा है। मसला ये है कि वो घर उसका अपना है, तो वो उसके बदले एम्प्लॉयर उसको रेंट भी दिया करेगा। ठीक है, दो बेनिफिट्स हो गए, दो हेड ऑफ इनकम आ गए यहाँ पे, ये याद रखना है। एक, इस घर से एम्प्लॉयर उसको रेंट पे करेगा तो रेंटल इनकम आया करेगी एम्प्लॉय को।
दूसरा, ये घर उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन की सूरत में मिल गया, तो सैलरी इनकम के अंदर भी इसका इफेक्ट आ गया कि ये रेंट फ्री अकोमोडेशन की सूरत में उसको एक बेनिफिट दिया गया। सो दो हेड्स आ गए इसमें, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और सेकंड क्या आ गया, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो जब ऐसी सूरत हो, if employee or his spouse owns a house which is given on rent to the employer, तो उनका अपना घर है जो उन्होंने एम्प्लॉयर को रेंट पे दे दिया, ठीक है, एंड एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द सेम हाउस, और एम्प्लॉयर ने सेम वही घर उनको एज रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, तो दो फोल्ड इफेक्ट्स होने हैं इसके। नंबर वन, रेंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो जो रेंट मिल रहा होगा एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से, वो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। ठीक है, और वो आपको पता है हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या करते थे, हम देखते थे कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट क्या है और एक्चुअल कितना रेंट रिसीव हुआ है, तो हायर वैल्यू लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, फेयर मार्केट रेंट विल बी इग्नोर्ड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट नहीं होगा, जितना एक्चुअली रिसीव हो रहा होगा वो आपने उसकी रेंटल इनकम में ऐड कर देना। सो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिंक हो रहा है हमारे चैप्टर नंबर 9 से, इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ। ठीक है, कि वहाँ की एक प्रोविजन थी कि फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करो, यहाँ पे वो भी गायब होगी, तो जो एक्चुअल रिसीव हो रहा होगा वो लेना है। सेकंड क्या होगा, इट विल बी अ पर्क इन फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो 45% बेसिक सैलरी वो भी ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो ये हमारा जो है वो हो गया। ठीक है, अब ये हमारी वही समरी है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पिक्चर ले लो एक दफ़ा, इसको खुद भी आप देख लेना। सो आज हम इसको इधर ही रखते हैं। आपका एक होमवर्क है जो आपने करना है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है, आपने इसको सॉल्व करना है, देन मेरे साथ सोल्यूशन शेयर करना है। फिर अगर कोई मसले आए तो हम इंशाल्लाह आने वाली लेक्चर्स के अंदर जो है ना इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके वो भी आपसे डिस्कस कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।